हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट। चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट, इसके पहले मैंने फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट, रिचर्ड स्टील एज एन एसेइस्ट, जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट, मतलब 3 एसे अभी तक मैंने कराए हैं और ये चौथा एसेइस्ट होगा। तो शुरू के जो 3 मैंने कराए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। इसको भी आप याद कीजिए, बहुत इजी लाइनों में मैंने इसको लिखा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 500 वर्ड्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट, ओके। ये आपको लिखना रहेगा 500 वर्ड्स में। तो सबसे पहली हेडिंग मैंने बताया आपको डालनी पड़ती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, चार्ल्स लैम्ब इज़ द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। इंग्लिश एसेइस्ट जो भी हैं, जो भी निबंधकार हैं इंग्लिश के, उनमें इनको प्रिंस कहा जाता है, राजकुमार। ओके, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट ऑफ 19th सेंचुरी के एसेइस्ट है। अब मैं हिंदी इसकी बहुत कम बताऊंगा, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ बता दूंगा, ओके। He occupies remarkably distinct place among the English essayists. He was a lover of peace. अब है autobiographical element. The main feature of his essay writing is the autobiographical element. He grabs means होता है धारण करना, धरना या पकड़ना। जैसे he grabs the first position, ये पहली स्थिति यानी पहली पोजीशन धरते हैं among the पर्सनल essayist के बीच में, यानी इनका पहला स्थान है। His essays are subjective in nature. In the essay Dream Children, a reverie, he describes his grandmother, his brother John Lamb, who had died a pathetic death. उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियल नोट। मतलब ये जब आप इनके इससे पढ़ते हैं तो ये आपको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, विश्वास में ले लेते हैं और अपनी जो भी फीलिंग है उसको आपसे शेयर करते हैं। यही आपको इसमें लिखना है कॉन्फिडेंशियल नोट में, ओके। Just like autobiographical element, a confidential note also pervades through the essays of Lamb. The author takes the reader into confidence and shares his innermost feelings. अपने innermost feeling को शेयर करते हैं, थॉट्स, विचारों को शेयर करते हैं हम लोग को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, डिजायर्स, हैबिट्स, हॉबीज़, मैनर्स विद देम, सारी चीज़ें हमसे शेयर करते हैं। There is a touch of friendliness and personal intimacy in his essays. उसके बाद आपको डालनी है चौथी हेडिंग, मिक्सचर ऑफ फैक्ट्स एंड फिक्शन। मतलब देखिए, इन्होंने जो भी एस्से लिखे उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने वास्तविकता और कल्पना दोनों का सम्मिश्रण किया है, मतलब दोनों को डाला है। फैक्ट मीन्स यहाँ पर वास्तविकता यानी सच्चाई को भी डाला है, फिक्शन मीन्स कल्पना को भी। जैसे आपने जो ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ा उसमें आपने देखा कि जो इनके भाई हैं जॉन लैम्ब, वो तो वास्तविक हैं, लेकिन जो इनके ड्रीम चिल्ड्रन हैं, कल्पना वाले बच्चे हैं, वो काल्पनिक हैं। तो मतलब इन्होंने अपने सारे हिस्से में लगभग लगभग ऐसा ही किया है। देयर इज़ अ फाइन ब्लेंडिंग ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन इन द एसेज ऑफ लैम्ब। फाइन ब्लेंडिंग मीन्स एक अच्छा सम्मिश्रण। लैम्ब वॉज एन आर्टिस्ट एंड नॉट अ फैक्चुअल रिकॉर्डर ऑफ इवेंट्स, ऑल्दो ऑल ऑफ हिज एसेज यहाँ पर आर होगा, ओके दोस्तों। Although all of his essays are filled with the bits of his life and thinking, but we cannot rely on the picture based on the image taken from it. फिर इसके बाद एक हेडिंग और आती है, वैंडरिंग इन द पास्ट, यानी कि ये पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन करते हैं अपने एस्से में, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम लैम्ब लुक्स बैक टू पास्ट मेमोरीज ऑफ लाइफ। ये जीवन के अपने पास्ट की मेमोरीज यानी यादों के बारे में बहुत ज़्यादा देखते हैं, सोचते हैं। एंड द ग्लिम्पसेस आर रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क, और वही चीज़ें अपने वर्क्स में यानी अपनी रचनाओं में डालते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है एक प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल इन हिज एसेज ड्रीम चिल्ड्रन ही इज रोमिंग इन द पास्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो ड्रीम चिल्ड्रन में ये अपने पास्ट में घूम रहे हैं, पास्ट मेमोरी में, ओके, यानी पास्ट की यादों में ये घूम रहे हैं। रोमिंग का मतलब घूमना। ऑफ हिज लाइफ रिवीलिंग हिज इमोशंस, और अपने इमोशंस को रिवील कर रहे हैं, दिखा रहे हैं।
towards his dead family members. Thus his essays have the charm of reminiscence. ह्यूमर एंड पैथोस, इनके एस्से में ह्यूमर एंड पैथोस भी मैंने आपको बताया था. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैम्स एसेस इज द फाइनल बिल्डिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस. एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इनके एस्से की वो क्या है कि इन्होंने ह्यूमर और पैथोस का ब्लेंडिंग किया है, मीन्स मिश्रण किया है. लैम्स ह्यूमर वॉज द रिलीफ दैट सेव्ड हिम फ्रॉम द मिजरीज एंड मेलंकली ऑफ लाइफ. लैम्प का वो ह्यूमर ही है जो इनको थोड़ी सी मेलंकली और मिजरीज ऑफ लाइफ से बचा लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी नहीं इनको होने देता है. हिज ह्यूमर इज़ अलाइड विद पैथोस, मतलब पैथोस के साथ में इनका ह्यूमर आता है. हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ पेन, लोनलीनेस एंड ह्यूमर वॉज काइंड ऑफ सेफ्टी वैल्यू फॉर द प्रेशर इन हिज लाइफ. इनका जो जीवन है बहुत ही पेन से भरा हुआ है, लोनलीनेस है, लेकिन जो इनका ह्यूमर है वही इनको कहीं ना कहीं इसके प्रेशर से बचा लेता है. इसके बाद 7वीं हेडिंग आपको लिखनी है हिज प्रोच स्टाइल. चार्ल्स लैम्ब, यहाँ पर लैंड लिखा हुआ है तो ये लैम्ब होगा, ये मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में. ओके, तो जो मिस्टेक हो जाती है वो आप सही कर लीजिए. चार्ल्स लैम्ब हैज़ अ क्वांट और ओल्ड फैशन्ड स्टाइल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंजनेस. ही इमिटेटेड द स्टाइल ऑफ 16th and 17th writers like Milton, Fuller Burton, Sir Thomas and Isaac Walton. इन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दियों के राइटर जैसे मिल्टन, फ्यूलर, बर्टन, सर थॉमस, आइजैक वॉल्टन, इनके स्टाइल की नकल की है. इमिटेटेड मीन्स क्या होता है, नकल करना. ही आल्सो यूजेज द डिक्शन का मतलब शब्द चयन. इन्होंने शब्द चयन किया है. एंड रिदम ऑफ दीज राइटिंग, यानी लिखने की, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब जिस सब्जेक्ट पर ये लिखते हैं उसी सब्जेक्ट के अनुसार ये शब्दों का चयन करते हैं. ही इज़ डीलिंग विद ड्यू टू विच द स्टाइल ऑफ एवरी एस्से ऑफ लैंग्वेज चेंज. इनका जो स्टाइल है वो प्रत्येक एस्से में चेंज हो जाता है, मतलब जिस सब्जेक्ट पर ये लिखते हैं एस्से उसी के अकॉर्डिंग ये स्टाइल यूज़ करते हैं. ही मेक्स हिज स्टाइल चार्मिंग एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बिकमिंग टायरसम एंड बोरिंग. अपनी स्टाइल को बहुत ज़्यादा चार्मिंग बना देते हैं और उसको ऐसा नहीं करते हैं कि जिससे लोग बोरिंग महसूस करें, और टायरसम मतलब थकाऊपन, थक जाएं. ऐसी स्टाइल उन्होंने नहीं यूज़ की है. ड्यू टू द कंटिन्यूसली वेरिंग मूड हिज स्टाइल इज सरप्राइजिंग. क्योंकि ये हमेशा वेरिंग मूड मतलब चेंजिंग मूड, हमेशा बदलती हुई मूड. तो इन्होंने जो भी एस्से लिखा उसमें इनके प्रत्येक एस्से में जो इनका स्टाइल वो बदलता रहता है और इसलिए इनकी स्टाइल थोड़ी सी सरप्राइजिंग हो जाती है. उसके बाद है कंक्लूजन. दस वी सी दैट चार्ल्स लैम्ब वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट ऑफ 19th century. हिज पोजीशन एज एन एसेइस्ट इज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एस्से. इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट. ये सब आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, तो मैंने इसको बहुत जल्दी समाप्त किया बिकॉज इसमें कुछ बताने लायक था नहीं. 1-2 वर्ड थे जो मैंने आपको बताया, और भी जो बचे हैं उनको आप डिक्शनरी में जा करके देख सकते हैं. बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखाया है. तो ये एक क्वेश्चन इसके पहले मैंने कराया था, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, और ये चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट. तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए. अभी एक और इसका आएगा जो जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर के आते हैं उनको मैं बता दूंगा. उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इस लेसन का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही लाइन बाय लाइन डिटेल कर दिया है. ओके.